एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, सभी लाइव हो जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में, जो कि सबसे बड़ी रूट है हमारी मतलब एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस में। अगर हाउसेस के बाद बात की जाए तो सबसे बड़ी रूट ही हमारे जो है वो प्लैनेट्स होते हैं। तो प्लैनेट्स के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो कि ये कैसे अच्छा होता है, कैसे बुरा होता है, इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं, तो इसकी बहुत सारी रूट्स हैं। तो हमें इन सारी रूट्स को कैसे चेक करना है, कैसे ठीक करना है, हम इसे किस प्रकार रेमेडीज़ के द्वारा ठीक कर सकते हैं और किस तरह हम बिना रेमेडीज़ के भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स का ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रोल है। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि प्लैनेटरी पोजीशन एक्चुअल में है क्या। देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा जो पूरा का पूरा ज़ोडिएक है उसमें प्लैनेट्स चलायमान है। कुछ प्लैनेट्स को हम लोग काउंट करते हैं, कुछ प्लैनेट्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। हम उन प्लैनेट्स को जनरली काउंट थोड़ा कम करते हैं जिसका डिस्टेंस हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा है या जिसका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ के ऊपर कम पड़ता है। लेकिन ये एक्चुअल में प्लैनेट्स है क्या। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है कि हमारा जो होरोस्कोप है वो होरोस्कोप हमारे ज़ोडिएक का एक स्क्रीनशॉट है। मान लीजिए कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारे पास प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो हमें पता लगता है कि हमारे प्लैनेट्स हमारे जन्म के समय में कहाँ पर क्या प्रभाव डाल रहे थे। देखिए, ये प्लैनेट्स है क्या। ये प्लैनेट्स ओवरऑल एक अपने आप में बहुत ही बड़ी एनर्जी है और ये एनर्जी हमारे ऊपर किसी न किसी वे में इन्फ्लुएंस करती है। जनरली हम जिन प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, हम सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न और राहु केतु के बारे में बात करते हैं। सन और मून को हम सैटेलाइट कहते हैं, ये बेसिकली स्टार्स हैं, और राहु केतु जो हैं ये छाया ग्रह माने गए हैं। देखिए, हमारे होरोस्कोप में इस चीज़ को चेक करना कि हमारा ये प्लैनेट अच्छा है कि बुरा है, इसके लिए अथाह रूल्स है। हम जब किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ये चीज़ पूछने जाते हैं कि ये मेरा प्लैनेट अच्छा है, ये प्लैनेट का मैं काम करूं कि ना करूं, और वो प्लैनेट अच्छा है या बुरा है, हमारे पास इतनी रूट्स हैं और हम लोग खुद ये जांच नहीं पाते कि हम उसका काम करें या ना करें। और हम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजंस एस्ट्रोलॉजर के हाथ में रख देते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता, चाहे वो मैं ही हूँ, कि क्या मैं उस रूट को अच्छे से चेक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। आज के डेट में ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। हमारे पास हर चीज़ को, न्यूज़पेपर को ओपन करते सारी, मोबाइल को ओपन करते सारी, इतने सारे चॉइसेस हमारे पास आ जाती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हम इसको किस वे में लेकर चलें, किस वे में ना लेकर चलें। मेरे को अभी कुछ मैसेजेस आए थे लास्ट वीडियो के लिए। सबसे पहले थैंक यू। इतनी वीडियो का वायरल होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट की बात थी। और यहाँ पर हम जो चीज़ जानने जा रहे हैं, अभी मेरे से किसी ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया कि आप सर 4 बजे जो लाइव हो रहे हैं, क्या 4 बजे का कोई लॉजिक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई लॉजिक नहीं है 4 बजे का। बहुत सारे लोगों की ऐसी मैंने वीडियोस देखी, कोई कह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये वाला जो समय कहा है, ये समय इसलिए कहा है, ये इस प्लैनेट से लिंक कर रहा है, ये समय इसलिए कहा है, ये इस प्लैनेट से लिंक कर रहा है। देखिए, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं या जिन चीज़ों को हम लोग फोकस कर रहे हो, इन चीज़ों में बिल्कुल भी घुस के घबराए मत, बिल्कुल भी। उसका रीज़न क्या है, आप मुझे कोई भी समय दे दें। मान लीजिए हमें कोई 1 बजे का टाइम देता है, तो मेरे पास हर नंबर का एक आंसर है, हम उसको किसी भी तरीके से लिंक कर सकते हैं। उस समय को लेकर हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ये चीज़ों को फैलाना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं 1 बजे का समय लगा दूं, 1 बजे का, तो 1 बजे के लिए मेरे पास बहुत आंसर है। 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है, 1 नंबर से हमारी गिनती शुरू होती है, एक वो 1 नंबर। अगर मान लीजिए अगर कोई 2 बजे का समय दे देता, तो मैं कहता 2 नंबर अपने आप में ऐसा लग रहा है कोई इंसान अपने घुटनों के ऊपर झुक के बैठा हुआ है। अगर आप 3 बजे की बात करें तो मेरे पास 3 बजे के बहुत आंसर है। तो मैं ये कह सकता था जी शायद ओम 3 से स्टार्ट होता है, कुछ भी 3 नंबर, ब्रह्मा विष्णु महेश जी 3 है, तो हर चीज को 3 नंबर में लेने के लिए मेरे पास बहुत सारे आंसर थे। अगर 4 बजे का समय होता तो मैं कहता चारों दिशाओं के कारण लिया गया है। 5 नंबर का होता तो 5 नंबर के लिए बहुत सारी चीजें थी, 6 नंबर के लिए चीजें थी, 7 नंबर मैंने कहना था कि ये ट्यूबलाइट है ना, ये प्रकाश है, ये केतु है, लाइट है। इन चीजों को लेकर बिल्कुल मत फैलाएं।
रिक्वेस्ट है ये। मैं ये नहीं कहता कि ये न्यूमरोलॉजिकल एनर्जीज वर्क नहीं करती, ये 100% वर्क करती हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ को पकड़ के हम उसे इतना ज़्यादा फैला दें कि 4 बजे का समय मैंने इसलिए दिया है क्योंकि शायद चारों दिशाओं में हम लोग फैलना चाहते हैं। 9 बजे का टाइम इसलिए दिया शायद हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल समय को इतना ज़्यादा एलैबोरेट कर देना कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भ्रांति पैदा कर देता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम सबसे बड़ी चीज़ कंसीडर करने जा रहे हैं, प्लैनेट्स है क्या। देखिए, प्लैनेट्स एक अपने आप में बहुत बड़ी एनर्जी है। हम नॉर्मली एस्ट्रोलॉजिकली साइंसेज में जो सबसे पहली रूट पढ़ते हैं वो ये देखते हैं कि ये प्लैनेट हमारा उच्च का है और ये प्लैनेट हमारा नीच का है। और ये उच्च और ये नीच एक सबसे बेसिक रूट है। हम एक इंसान के पास भागते हैं उस प्लैनेट को पता करने के लिए, हम दूसरे इंसान के पास भागते हैं उस प्लैनेट को पता करने के लिए। हमें शायद इतना भागने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी और के बताने से पहले हमें खुद पता होता है कि ये हमारी प्लैनेटरी पोजीशन है कैसी। सो अभी सभी लाइव हो गए हैं, तो यहाँ पर हम प्लान करते हैं कि कैसे हमें इन जो प्लैनेटरी पोजीशन की एनर्जीज है इनको कैसे पढ़ना है। हमारे ज़ोडिएक का जो सबसे पहला प्लैनेट है वो है हमारा सन प्लैनेट है। सन आपका अच्छा है, सन बुरा है, हम खुद ही अपने सन को जान सकते हैं। अभी मेरे से किसी ने आज क्वेश्चन पूछा कि आप एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में दी गई हर प्रेडिक्शन सच क्यों नहीं होती। तो कल एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे बहुत हमारे एक मित्र ने अच्छा आंसर दिया। वो कह रहे थे कि किस चीज़ की प्रेडिक्शन 100% होती है? क्या मौसम की प्रेडिक्शन 100% होती है? क्या अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन 100% होती है? क्या हमारी कोई भी हमारा बड़ा से बड़ा यूनिट, हमारी बड़े से बड़े साइंटिस्ट किसी भी चीज़ की प्रेडिक्शन को 100% नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं हमारा हर विषय ही अपने आप में पूर्ण नहीं होता। तो क्यों हम जाने अनजाने में एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के ऊपर एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी डाल देते हैं। और इससे भी बड़ी चीज़ मैं आपको कहूँगा कि ये जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी है। वो एनर्जी हमारे अंदर है कैसी, वो एनर्जी हम कितनी को यूटिलाइज कर रहे हैं और हम उसको किस वे में कर रहे हैं, क्या हम उसको पॉजिटिव वे में चैनलाइज्ड कर भी रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे कि हमारा वो प्लैनेट है कैसे। एक सूझवान एस्ट्रोलॉजर जितना ये जान सकता है उतना हम खुद भी जान सकते हैं कि हमारा वो जो एनर्जी लेवल है वो कैसा है। हमारा हर प्लैनेट हमारे अंदर है, हमारा हर प्लैनेट हमारे घर के अंदर है और हमारा हर प्लैनेट हमारे समाज के अंदर है। सूर्य में सबसे बड़ी एनर्जी जो है वो विटामिन डी है। लेकिन आप लोग सोचिए, हम लोग डॉक्टर के कहने पर बच्चे को सूर्य की किरणों में बिठा देंगे, लेकिन यही जब एक एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अब सूर्य को जल चढ़ाएं तो वो हमें अटपटा लगना शुरू हो जाता है। ये गलत नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं है, मान लीजिए आपके प्लैनेट्स किसी भी तरीके से वीक हैं, तो बिल्कुल वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है, अपना इरादा पक्का करने की। और ये जो मेरा स्लोगन है मेरी हर क्लास में रहता है कि अगर मान लीजिए हमारे होरोस्कोप में स्टडी गिविंग प्लैनेट्स जो है वीक है तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपना इरादा पक्का कर लेना है, हमें अपना इंटेंट पक्का कर लेना है, जो हमारे टेवे की कमियों को दूर कर देता है। हमारे होरोस्कोप 3 तरह के होते हैं। एक होरोस्कोप बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और ये जो स्ट्रांग होरोस्कोप है ना, अगर ये जातक थोड़ा कम मेहनत भी करेंगे ना तो ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन एक होरोस्कोप होता है बिल्कुल वीक, जिसमें बहुत ही अथाह प्रयास के साथ कोई चीज़ मिलती है। लेकिन एक होरोस्कोप होता है एवरेज, जिसको हम अपने कर्मों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अगर हम अपने कर्मों के द्वारा किसी भी चीज़ को खराब कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपने कर्मों के द्वारा सब कुछ ठीक भी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। मान लीजिए अगर मैं सूर्य की बात करूं, मुझे किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में ये चीज़ पूछने से पहले हमें खुद ही ये चीज़ ज्ञात हो जानी चाहिए कि मेरा सन कैसा है। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में पूरे समय से जाते हैं, मान लीजिए आप कभी भी लेट नहीं हुए, आप स्कूल में प्रॉपर जाते थे, आपके स्कूल में अटेंडेंस रेगुलर रहती थी, तो बिना सोचे समझे आप जान लीजिए कि आपका जो सन है वो बहुत अच्छा है। और हमें किसी भी चीज़ में सन को ठीक या ख़राब करने के लिए कोई ज़्यादा रेमेडीज़ की नीड नहीं है। हमें सिर्फ अपनी ज़िंदगी में रेगुलरिटी लेकर आनी है। सन में सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है इक्वल फॉर एवरीबडी। सूर्य सभी के लिए इक्वल है। और अगर हम सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हैं तो हमारा सन है जो वो बिल्कुल ठीक है।
हमें बिल्कुल वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने की, क्योंकि डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है जो सन को सिग्निफाई करता है। अगर हमारे अंदर हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बिल्कुल ठीक है तो आप ये समझ लीजिए कि हमें सूर्य की रेमेडीज करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे घर में हमारे पिताजी हमारे सूर्य हैं, हमारे समाज में हमारी सरकार हमारी सूर्य है। एक बहुत बड़ी विडंबना है, खास करके वैसे तो ये चीज़ हर फील्ड में है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में किसी को नीचा दिखाने की, इन चीज़ों में बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। हमें क्या करना होता है कि हमें सिर्फ उस प्लैनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स में से पॉजिटिव ट्रेट्स को अपना लेना होता है। मान लीजिए जो सन है, सन की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो है डिसिप्लिन होना, और सूर्य की नेगेटिव चीज़ें क्या हैं? ईगो होना। अगर हमारे अंदर ईगो है तो दैट मीन्स हमारे अंदर सूर्य के नेगेटिव ट्रेट्स हैं। और मान लीजिए अगर हम एक्सेसिवली डोमिनेटिंग हैं तो वो ट्रेट्स तो बड़े स्ट्रांग है लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव है। लेकिन इसके बैलेंस्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? डिसिप्लिन रहना, सभी को इक्वल निगाह से देखना, सभी को मतलब सच को सच और झूठ को झूठ कहना। अगर हमारे अंदर सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत नहीं है तो समझ लीजिए हमारा सन अच्छा नहीं है। अगर हम अपने पिताजी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो हमारा सूर्य अच्छा नहीं हो सकता। अगर हम किसी भी तरीके से सरकार के साथ ठगी करते हैं, सरकार को चीट करते हैं, तो हमारा सन कभी अच्छा नहीं हो सकता। हमारा डिसिप्लिन में रहना, हमारा पंक्चुअलिटी में रहना, ये हमारे सन के सबसे नॉर्मल ट्रेट्स हैं। और हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ हमारी एनर्जी है। अगर हमारे किसी की बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी तो हम लोग कोई भी काम कैसे कर सकते हैं? तो हम होरोस्कोप में जब सन को देखते हैं तो वहाँ पर इतने सारे रूल्स अप्लाई हो जाते हैं कि हम लोग जज नहीं कर पाते कि हमारा सन अच्छा है कि बुरा है, बहुत अच्छा है कि बहुत बुरा है। बहुत बार एक एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि आपका सन बहुत अच्छा है, एक कहेगा सन बहुत बुरा है, एक कहेगा आपका सूर्य नीच है, एक कहेगा नीच भंग हो रहा है। सिंपल सा देखिए कि आपके अंदर सूर्य के क्या ट्रेट्स हैं। क्या हमारे अंदर सूर्य को, किसी भी इंसान को सही और गलत को गलत कहने की अगर हिम्मत है तो समझ लीजिए हमारा सन बहुत अच्छा है, हमें सूर्य की रेमेडीज करने की नीड नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर उस प्लैनेट के पॉजिटिव ट्रेट्स तभी आते हैं जब हमारा वो प्लैनेट अच्छा होता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस एक पूरी तरह अपने आप में हमें गाइडेंस देती है। हमें ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि हम लोग किसी को चेंज नहीं कर सकते। और इसमें इससे भी बड़ी रूट क्या है कि लोग ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन, एक ही चीज़ हम लोग पूछते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर कुछ और कहता है, दूसरा एस्ट्रोलॉजर कुछ और कहता है और तीसरा एस्ट्रोलॉजर कुछ और कहता है। सामाजिक तौर पर इस बात को समझने की कोशिश करें, एक एस्ट्रोलॉजर को क्या पता कि आपकी क्वेरी क्या है। हमारे 12 हाउसेस, हमारे 9 ग्रह, हमारे 27 नक्षत्र, हमारी 12 राशियां, हमारा कोई भी प्लैनेट किसी भी राशि, किसी भी नक्षत्र, किसी भी चरण में और किसी भी वर्ग में हो सकता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर को हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में रख देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ रेमेडीज लिखवा देते हैं, काम बन गया तो हमारी बल्ले बल्ले, नहीं बनेगा तो हमारी स्क्रिप्ट क्या होती है कि आपने रेमेडी अच्छे से नहीं की होगी। अगर रेमेडी करने की बजाय आपका इरादा पक्का है और आप चाहते हैं कि हम इसको पॉजिटिव वे में करें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके होरोस्कोप में किसी भी वे में मैरिज गिविंग प्लैनेट वीक है तो अगले दिन सुबह उठिए, 8-10 मैरिज ब्यूरो को फॉलो कीजिए, अपनी चॉइसेस थोड़ी सी कम कीजिए, मैरिज हो जाएगी। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग हमसे आके पूछते हैं कि सर इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, तो क्या मैं ऐसा करूं? तो हम लोग कहते हैं बिल्कुल आप उठिए और काम कीजिए। पीछे हमने किसी के घर में विजिट की तो वो कहते मेरी फैक्ट्री का काम नहीं चल रहा, और वो सर दोपहर को 2 बजे फैक्ट्री जाते थे। तो रेमेडियल के तौर पे उनको सूर्य को जल चढ़ाने की जरूरत के साथ साथ उनको सुबह जल्दी उठ के फैक्ट्री जाने की भी थी ना। जो इंसान 2 बजे फैक्ट्री जा रहा है उसका काम क्या चलेगा? तो ये सारी चीजें हमें डायरेक्शंस देती हैं। अगर हमें ऐसा लगे कि हमारा प्लैनेट अच्छा नहीं है तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमें उस प्लैनेट के पॉजिटिव ट्रेट्स को अपना लेना है। और एक बड़ा स्लोगन देखने को मिलता है कि हम लोग बड़े साइंटिफिक हैं। मैं बार बार हमेशा कहता हूं, इसमें साइंटिफिक होना या नॉन साइंटिफिक होने की कोई वजह नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में अगर मैं साइंटिफिक नहीं हूं तो भी ये साइंस वर्क करती है, और अगर आप साइंटिफिक नहीं है ये तब भी वर्क करेगी।
और साइंटिफिक पीपल ही हर चीज़ को वेलकम करते हैं। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। हमारे पास जितने भी लोग पढ़ने के लिए आते हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं, और वो साइंटिफिक हैं वो तभी किसी विषय को पढ़ने के लिए हिम्मत रखते हैं। और जब हम बिना पढ़े किसी विषय के बारे में ये डिसाइड कर लेते हैं ये विषय गलत है, तो हम ये गलत करते हैं। इस विषय को समझने की कोशिश करें, इस विषय को समझ के उस प्लैनेट के पॉजिटिव ट्रेट्स को अपनाने की कोशिश करें। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगला प्लैनेट आ जाता है जी हमारा मून। हमारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में सबसे बड़ी जो रूट है बेसिकली वो इन चारों चीजों के ऊपर प्रभाव डालती है, जैसे हाउस, प्लैनेट, साइन और नक्षत्र। इन चार चीजों के अलावा हमारी एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में और कुछ भी नहीं है। अगर आपने इन चार चीजों को समझ लिया तो समझ लीजिए हमें सारी एस्ट्रोलॉजी आ गई, और अगर नहीं समझा तो हमें अपनी नेचर से ही उसको समझने के लिए प्लान करना होगा। मैंने जब एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में आया था तो मुझे भी ऐसा लगता था मैं बहुत साइंटिफिक हूँ, लाइक मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे कि शायद मैं ब्लफ कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। लेकिन पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो मैंने सिर्फ इस चीज़ को चैनलाइज करने की कोशिश की कि मेरी लाइफ में जो एनर्जी लेवल वीक था वो सिर्फ एक ही था, वो था मून का। इमोशंस कंट्रोल में ना होना, डिसीजन मेकिंग का वीक होना। एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं थी, सन बहुत अच्छा था, विटामिन डी पूरा था। अब वो विटामिन डी आप चाहे विटामिन डी की गोली खा के पूरा कीजिए, वो सूर्य नमस्कार करके पूरा कीजिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार आप प्रॉपर वे में तभी करेंगे जब आपकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी होगी। एक प्लैनेट को जानना इतना आसान विषय नहीं है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई जातक पूछने के लिए आता है कि सर मुझे बताइए मेरी जिंदगी में मदर का सुख कैसा है। ये उसके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो मान लीजिए अपनी मदरलैंड को छोड़कर विदेश में जाना चाहता है तो हम कहेंगे सर बड़ी खुशी की बात है, आपका तो मदर वाला घर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप विदेश चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी मदर बीमार है तो फिर हम कहेंगे सर बड़े दुख की बात है, आपका तो मदर वाला हाउस बड़ा वीक है। अगर कोई डॉक्टर आके हमसे पूछ रहा है कि हॉस्पिटल वाला घर मेरा कैसा है, तो वो बहुत अच्छी बात है, वो सारा दिन हॉस्पिटल में रहेगा। लेकिन अगर कोई पेशेंट आके पूछेगा मेरा हॉस्पिटल वाला घर कैसा है, उसी के लिए वो चीज़ बुरी बन जाएगी। एक ही आर्टिकल एक इंसान के लिए बहुत अच्छा और एक दूसरे इंसान के लिए बुरा हो सकता है। मान लीजिए कि इसमें लग्न का बहुत बड़ा रोल होता है, सेल्फ का बहुत बड़ा रोल होता है। मान लीजिए अगर कोई भी जातक ऐसा जातक है जो जातक किसी भी वे में उसकी जिंदगी में डिस्प्यूट्स को फेस करना लिखा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम उसको लॉ जैसे सब्जेक्ट में जाने के लिए कहेंगे। अगर किसी भी जातक की लाइफ में बीमारी को फेस करना लिखा है तो हम उसको डायरेक्शंस देंगे, जी आप इस विषय में जातक को अगर वो बीमारियों को फेस करना है तो हम उसको कहेंगे इसको फिजियोथेरेपिस्ट बना दें, इसको डॉक्टर बना दें। अगर किसी की लाइफ में डिस्प्यूट फेस करना लिखा है तो लॉयर बना दें। अगर किसी की लाइफ में लग्जरी को फेस करना लिखा है तो उसको क्यों ना कुछ ब्यूटीफाई करने वाली चीज़ें दे दें, उसको बुटीक, उसको ब्यूटिशियन बना दें। हम मान लीजिए हमारी एक एनर्जी है मार्स की एनर्जी, मंगल जो कि हमारे एक्शन का कारक है। मान लीजिए हमें ये लग रहा है कि ये जो बच्चा है, ये जो जातक है, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमने उसकी मदर को एजुकेशन गिविंग प्लैनेट के लिए ये डायरेक्शंस देनी है, जी इसको आप किसी एक्शन ओरिएंटेड फील्ड में डालें। अदरवाइज अगर वो इस फील्ड में नहीं डालेंगे, मान लीजिए उस एक्शन ओरिएंटेड वाले बंदे को हमने इमोशनल वाले फील्ड में डाल दिया, तो होगा क्या, वो जातक कुछ नहीं करेगा, वो तो अग्रेसिव है, वो उसकी पिटाई कर देगा, उसके दांत तोड़ देगा। लेकिन क्यों ना हम उसको अच्छी डायरेक्शंस देके उसको डेंटिस्ट बनाएं। उसने दांत तोड़ने हैं, अब वो डेंटिस्ट बन के तोड़ रहा है कि वो क्रिमिनल बन के तोड़ रहा है। ये देश काल पात्र परिस्थिति और आपकी एक एस्ट्रोलॉजर की दी हुई डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर किसी जातक का कोई, मान लीजिए कि वो डेंटिस्ट भी नहीं बन सकता, मान लीजिए वो ना डेंटिस्ट बन सकता है ना वो बन सकता है क्रिमिनल। वो कहता है कि डेंटिस्ट बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है और क्रिमिनल बनने के लिए ऐसा नहीं, तो हमें कुछ भी नहीं करना होता। हमने कहना है इसने कैंची चलानी है, इसने चाकू चलाना है, चाहे वो उसको हेयर कटिंग में डाल दीजिए, चाहे उसको कुक बना दीजिए, क्योंकि उसकी लाइफ का मोड जो है ना वो चाकू के साथ कट करना है। हम किसी का भविष्य को नहीं बदल सकते। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से जाकर ये उम्मीद रखते हैं वो हमें ये बताएगा मेरे कितने बच्चे हैं,
तो ये रॉन्ग है, ये प्रोस्पेक्टिव है। ऐसा सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। अगर आप हमसे आके पूछें मेरे लड़का होगा कि लड़की होगी, अगर मैं सभी को लड़का कह दूं तो ये अंडरस्टूड है 50% मेरी प्रेडिक्शन सच हो जाएगी। लेकिन अगर कोई वो जातक कोई मेजर ट्रीटमेंट लेना चाहता है चाइल्ड कंसेप्शन के लिए, तो हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के देंगे कि इस विषय में इस समय पर आप ये काम कीजिए और ये होने की उम्मीद है। अगर आप कोई आके पूछे मैं विदेश रहता हूँ या यहाँ रहता हूँ, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन विदेश जाके आपको कैसा रिजल्ट आएगा ये हम आपको थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव बता देंगे कि आप विदेश जरूर जाएं। अगर आप लोन लेंगे तो आपका लोन ये उतर जाएगा, आप चले जाइए। लेकिन मान लीजिए उसके टेवे में ऐसा योग नहीं था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें उसमें क्या करना है, वहां जाकर उसको कंपैरेटिवली दूसरे लोगों के ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिसके योग कम होंगे। क्यों एक ही समय पे पैदा होने वाले जातकों के साथ एक ही समय, एक ही दिन, एक ही जगह, एक ही समय पे पैदा होने वाले जातकों के साथ भी सब कुछ कई बार अलग अलग होता है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें से एक जातक ऐसा होगा जिसने ऐसे सब्जेक्ट चूज किए हैं जो सब्जेक्ट उसके टेवे के अकॉर्डिंग बनते थे, लेकिन एक जातक ने वो सब्जेक्ट चूज किए हैं जो उसके टेवे के अकॉर्डिंग नहीं बन रहे थे। हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारे 3 एजुकेशन गिविंग प्लैनेट्स निकले हैं। मान लीजिए हमारा एजुकेशन गिविंग प्लैनेट मरकरी निकला, जुपिटर निकला और सैटर्न निकला। एजुकेशन गिविंग प्लैनेट्स हमने निकाले, मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न। तो हमें क्या करना है, मरकरी अच्छा होगा तो हम उससे कॉमर्स लेने के लिए कहेंगे क्योंकि बुध जो है बुद्धि को सिग्निफाई करता है। जुपिटर अच्छा होगा, हम उसको इकोनॉमिक्स लेने के लिए कहेंगे। सैटर्न अच्छा होगा तो मैकेनिकल लेने के लिए कहेंगे। बिल्कुल, अगर हम सोचिए कि एक ही जातक एक ही समय पे पैदा होने वाले जातकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्वाभाविक है। सभी के नोज लगे हैं, एक को कफ होता है एक को नहीं होता ठंड में जाकर। अपनी अपनी इम्यूनिटी है ना। किसी इंसान के ऊपर हो सकता है उस नेगेटिव प्लैनेट का रिजल्ट आ रहा हो और किसी के ना आ रहा हो। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, आपके अंदर दया भाव है, तो मान लीजिए आपका मून बहुत अच्छा है। अगर आप डिसिप्लिन है तो बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा फिर क्यों होता है कि हमारे होरोस्कोप में वो प्लैनेट बहुत अच्छा होता है लेकिन हम उसको अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा होता। दैट मीन्स कर्मास। मून हमारी मदर को सिग्निफाई करता है, तो मून हमारी, अगर हम अपनी मदरली फिगर लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि टेवे में मून आपका अच्छा होगा और आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो कर्म तो, जो रेमेडीज तो कर लेते हैं, लेकिन उस रेमेडी का फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो मदरली फिगर लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, लोगों के जो रिलेशनशिप है वो अपने से बड़ी उम्र की औरतों के साथ होते हैं। मदरली फिगर लेडीज को वो सही दृष्टि से नहीं देखते, तो यहाँ पर चंद्रमा कुछ नहीं कर पाएगा। चंद्रमा हमारे अंदर हमारा दया भाव है, चंद्रमा हमारे अंदर इमोशंस है। अगर हम सरकार की चोरी कर रहे हैं, अगर हम बिजली चोरी कर रहे हैं, तो सूर्य वहां अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि चोरी एक नेगेटिव आर्टिकल है। तो इसलिए कोशिश क्या करनी है, हमें नेगेटिव ट्रेड्स को कट करके पॉजिटिव ट्रेड्स को अपनाना होता है। हमें सरकार की चोरी नहीं करनी, हमें सरकार का साथ देना है। हमें ईगो नहीं रखनी, हमें रेगुलर होना है। हमें दया भाव रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, नेगेटिव इमेजिनेशंस नहीं करनी। हमारा मून सही हो जाएगा। मून और मन ही एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारी जिंदगी को तहस नहस भी कर सकता है। आप देखेंगे कई बार, आप कुछ रिकॉर्ड्स चेक कीजिए कि फुल मून की नाइट को लोगों के एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। खास करके जो लोग हॉस्पिटल फील्ड में हैं, वो लोग थोड़े से प्रिपेयर रहते हैं कि आज फुल मून नाइट है, शायद आज पेशेंट ज़्यादा आ सकते हैं। लोगों में मूड स्विंग्स होते हैं, सुनामी हमेशा फुल मून को आती है। तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस हमारे मून के साथ लिंक करते हैं। अपने इमोशंस को पॉजिटिवली यूज करना मून की सबसे अच्छी रेमेडीज है। अगर आप किसी भी मदरली फिगर लेडीज की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी मम्मी की तो हम करेंगे ही करेंगे, हर मम्मी की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारा मून बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार मंगल जो कि हमारा एक्शन होता है। एक एक्शन ऐसा होता है हम किसी की पिटाई करते हैं, एक एक्शन ऐसा होता है हम किसी को पिटने से रोकते हैं। एक बोल्डनेस ऐसी है हम किसी को नेगेटिव वे में यूज करते हैं, लेकिन एक बोल्डनेस ऐसी होती है किसी के साथ नाजायज होने से भी हम लोग रोकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, मंगल के पॉजिटिव ट्रेड्स, मंगल के नेगेटिव ट्रेड्स क्या है, अग्रेसिवनेस। पॉजिटिव ट्रेड्स क्या है, पक्का इरादा होना।
अगर हमारे अंदर अग्रेशन है तो मार्स के नेगेटिव ट्रेट्स हैं, लेकिन अगर हम इस मामले में हठी हैं और हम हट से हर चीज़ हासिल करने का दम रखते हैं तो हमारा मंगल सबसे अच्छा है। हमारे राशि वृत्त में अगर कोई सबसे प्लैनेट अच्छा है जो किसी भी प्लैनेट की कमी को दूर कर सकता है, वो है हमारा एक्शन, हमारा मार्स। क्योंकि इरादा ही है, अगर इरादा है तो हम हर नेगेटिव आर्टिकल से बाहर आ सकते हैं। अगर पॉजिटिवली वे में हम अपने मंगल को यूज़ करें तो हर पॉजिटिव वे में हम लोग पक्का इरादा करके बीमारी से बाहर आ सकते हैं, पक्का इरादा करके हम अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, पक्का इरादा करके हम सामाजिक तौर पर अपना नाम कमा सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट प्लैनेट आ जाता है जी हमारा मरकरी। मरकरी क्या है जी? हमारी बुद्धि है। मरकरी क्या है जी? दिमाग है। मरकरी क्या है? कन्या है। अगर हम अपनी कन्या के साथ साथ सामाजिक तौर के ऊपर हर कन्या के रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें मरकरी की रेमेडी करने की नीड नहीं है। अगर आपको हर छोटी बच्ची में अपनी बेटी दिखाई देती है तो समझ लीजिए आपका मरकरी बहुत अच्छा है। अगर हम छोटी कन्याओं की डिसरिस्पेक्ट करते हैं और हमारा बुध उच्च का है तो उस उच्च के बुध का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा वो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देगा, क्योंकि कन्याओं का निरादर करना मरकरी के एक नेगेटिव ट्रेट्स हैं। सरकार की मदद करना, सरकार का साथ देना, सच को सच और झूठ को झूठ कहना सूर्य के ट्रेट्स हैं। डिसिप्लिन में रहना सूर्य के पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। दया भाव होना चंद्रमा के पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। बहन, बुआ, बेटी, कन्याओं की रिस्पेक्ट करना मरकरी के पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। अपना इरादा पक्का रखना मार्स के पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। और अपने धर्म की राह पर सच के ऊपर चलना, सात्विकता में चलना, वो जुपिटर के ट्रेट्स हैं। अगर हमारे अंदर किसी धर्म को निरादर करने की आदत है तो हमारा जुपिटर कभी सही नहीं हो सकता। अगर हम ब्राह्मण वन की, ज्ञान की, अपने गुरुओं की, अपने टीचर्स की अगर डिसरिस्पेक्ट कर दे तो हमारा जुपिटर कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमें अपने धर्म की राह के ऊपर चलना ये सबसे बड़ी चीज़ है। धर्म के राह के ऊपर चलने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सारा दिन धर्म के कार्य करें। सच के रास्ते पे चलना ही धर्म है। किसी भी धर्म का निरादर ना करना धर्म है। किसी को नीचा ना दिखाना धर्म है। अगर हम इस राह पे चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता हमारा जुपिटर किसी भी वे में खराब होगा। शायद आज के टॉपिक में हम लोग कुछ अकेडमिकली तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम प्लीज समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप ज्योतिष नहीं भी जानते, अगर आप ज्योतिष नहीं भी पढ़ रहे, तो आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज्ड करें, धर्म की राह पर चलें। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल वे में धर्म की राह में क्या है? धर्म की राह में इंटरकास्ट मैरिज ही तो है। आप धर्म के राह पर ना चल के क्या करेंगे? मैरिज ही करवा लेंगे इंटरकास्ट। धर्म के राह पर ना चल के क्या करेंगे? किसी नए धर्म को अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन रिस्पेक्ट करना तो किसी भी धर्म की बुरी बात नहीं है। तो ओरिजिनली हमारे अंदर धर्म क्या है? ओरिजिनली हमारे अंदर धर्म की राह पर चलना है, सत्य की राह पर चलना है। इसी प्रकार वीनस क्या है? आजकल यंगस्टर्स कहेंगे मेरा वीनस बहुत अच्छा है, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे इतने बॉयफ्रेंड्स हैं। ये गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स का होना ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं हमारे वीनस के। पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं? शादी का अच्छे समय पर होना, मैरिड लाइफ का अच्छा होना, अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स होना। तो कभी भी हम लोगों ने जब कभी भी वीनस के पॉजिटिव ट्रेट्स देखने हैं तो हमारी, जैसे जुपिटर हमारी सच्चाई थी, वीनस हमारी सफाई है। आप कितने सफाई पसंद हैं? आप सुंदरता को किस हद तक लेते हैं? जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस की नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि जो वीनस है, वीनस जुपिटर की राशि में उच्च होता है। वीनस प्यार का कारक है, वीनस लव का कारक है, लेकिन अध्यात्म का लव, जो लस्टफुल लव है वो वीनस नहीं है, वो वीनस के नेगेटिव ट्रेट्स हैं। जो पॉजिटिव लव है, जो किसी की लुक्स को बिना देखे किया जाता है, वो प्योर वीनस है। प्यार तो भगवान से भी किया जाता है, वो प्योर वीनस है। इश्क को भगवान से भी किया जा सकता है। तो अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं, हर उस चीज से प्रेम करते हैं, चाहे वो एक हमारा पेन ही क्यों ना हो, वो वीनस है। तो वीनस एक पॉजिटिव वे में यूज होने वाला प्लैनेट है, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यूज करने की बजाय एक पॉजिटिव वे में यूज करें। हम हर चीज को सुंदरता की दृष्टि से देखें। इन सभी के ऊपर जो प्लैनेट आ जाता है वो है हमारा सैटर्न प्लैनेट क्या है? हमारा हार्ड वर्क। एक शनि ही ऐसा प्लैनेट है जिसको सुन के हम लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन शनि हमारी जिंदगी में डिसाइड करता है कि हमारा हार्ड वर्क कैसा होगा, हमारा कर्म कैसा होगा, हमारा समय कैसा होगा, हम लोग उसको किस वे में यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग
मैं अपनी बात करूँगा, लेबर की डिसरिस्पेक्ट करें, उसके पैसे ना दें। अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप लेबर को पसीना सूखने से पहले उसके पैसे दे रहे हैं, दैट मीन्स आपके अंदर शनि के पॉजिटिव ट्रेड्स हैं। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, इन सब के पॉजिटिव चीज़ों को हमें अपना लेना है, और उसको अपनाने के बाद हमारा वो प्लैनेट अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इससे भी आगे आता है प्लैनेट जो है राहु। राहु ऐसा प्लैनेट है जो हमारी अर्थ के ऊपर ग्रहण लगा देता है, तो हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी उथल पुथल मचाता होगा। राहु हर वो आर्टिकल है जो हमें दिखाई नहीं देता, और अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो राहु फैंटास्टिक प्लैनेट है, क्योंकि हर ऐसा आर्टिकल जो हमें दिखाई नहीं देता वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे शक होना, शक हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर इसको नेगेटिव वे में यूज़ किया जाए तो ये तहस नहस कर देगा। लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट को किसी चीज़ पे शक हो जाए तो वो पूरी दुनिया में उसका नाम कर सकता है। अगर एक साइंटिस्ट हर चीज़ को लेकर शक्की है, उस पर रिसर्च कर रहा है, ये राहु के पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर शक्की हैं, दुनिया को लेकर शक्की हैं, तो ये बहुत नेगेटिव ट्रेट्स हैं। हमें ऑब्सेशन लेकर आनी है, लेकिन पढ़ने की। अगर हम इंटरनेट की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, तो ये तो दिखाई नहीं देता कितनी बड़ी साइंस काम कर रही है इसके ऊपर। अगर हम इसी साइंस को पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे, राहु को पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे, तो इसके जैसी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर यही नेट को हम नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे तो इसके जैसा कोई चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत सारे हमें मैसेजेस आते हैं कि कोरोना के बारे में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। देखिए, जो चीज़ दिखाई नहीं देती, जो चीज़ दिखाई नहीं देती, उसके बारे में प्रेडिक्शंस भी सही नहीं हो सकती। हम क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे की सारी प्रेडिक्शंस हमारी सही होंगी? तो शायद मैंने इसी चीज़ को लेकर इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। बहुत सारी कॉल्स आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं कोरोना को लेकर, ये लेकर। प्रिकॉशंस करें, प्रिकॉशन रखें। एक डिज़ास्टर सारी दुनिया के ऊपर है, उसमें से निकलने की कोशिश करनी है। तो इस तरह का कोई भी ऐसी चीज़ें फैलाने की हम कोशिश नहीं करेंगे। प्रेडिक्टिव पार्ट में, प्रोस्पेक्टिव वे में देखने का अलग बात है, लेकिन कोरोना को लेकर इतनी तारीख को ऐसे होगा नहीं। बेटर देन हम आप सभी को इनकरेज करें, मास्क इस्तेमाल करें, हैंड वॉश करें, इस टाइम को यूटिलाइज करें, खूब पढ़ें, खूब परिवार के साथ रहें, खूब उनके साथ। देखिए, हमें एक डिज़ास्टर में एक मौका मिला सभी के साथ रहने का। शायद हम इतना समय इकट्ठे सभी ना बिता पाते, लेकिन इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है। हमें इसकी प्रिडिक्शंस नहीं हो पाती, जो चीज़ दिखाई नहीं देती। वहम दिखाई नहीं देता, उसकी क्या प्रिडिक्शन होगी? वहम का क्या इलाज किया जा सकता है? स्पेकुलेशन दिखाई नहीं देती, सट्टा दिखाई नहीं देता। तो ये चीज़ें कैसे हम मैनेज करेंगे जो चीज़ हमें दिखाई ही नहीं देती है? हाँ, योगा हमें दिखाई नहीं देता, हम वो क्यों नहीं करते? मेडिटेशन हमें दिखाई नहीं देती, हम वो क्यों नहीं करते? क्यों ना हम ना दिखाई देने वाली पॉजिटिव चीज़ों को अपनाएं, कि ना दिखाई देने वाली नेगेटिव चीज़ों को अपना रहे हैं हम लोग। तो कोशिश करेंगे हम लोग इसमें पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे। ये सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, ये क्या बताता है? सन का मतलब डिसिप्लिन में रहकर, मून का मतलब दया भाव के साथ, मार्स का मतलब पक्के इरादे से, मरकरी का मतलब इंटेलेक्चुअल को यूज़ करके, जुपिटर का मतलब धर्म की राह पर चलते हुए, वीनस का मतलब सफाई की राह पर चलते हुए, सैटर्न का मतलब है मेहनत करते हुए, और राहु का मतलब है अच्छी सोच को लेकर, क्योंकि हमारी सोच भी हमें कभी दिखाई नहीं देती। इसलिए अगर हमारी सोच दिखाई नहीं देती तो उसको प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। हमें अपना राहु जानने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सोच को देखें। अगर हमारी सोच बहुत अच्छी है तो हमारा राहु बहुत अच्छा है, अगर हमारी सोच बुरी है तो हमारा राहु बहुत बुरा है। आप जितनी मर्जी रेमेडीज कर लें, आप कुछ जल प्रवाह कर दें, कुछ भी करें, लेकिन हमें सोच को सही करना है। सोच को सही करने से क्या होगा? हमारी सोच सही होगी तो हमारा राहु सही हो जाएगा। मोक्ष के रास्ते पे केतु, जो मोक्ष का कारक है, मोक्ष के रास्ते पर चलेंगे तो केतु भी ठीक हो जाएगा। रही बात रेमेडीज़ की, रेमेडीज़ वर्क करती हैं नहीं करती, प्लीज़ इन चीज़ों में मत जाएं। लेकिन अगर
हम किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने के ऊपर अगर किसी कन्या को किताबें दे देते हैं तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर चिड़िया को दाना डाल देते हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं है। अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर किसी को गेहूं मंदिर में दे देते हैं, कोई बुरा नहीं है। लंगर हाल में कुछ दे दिया, कोई बुरा नहीं है। हम क्यों इन चीज़ों को लेकर इतने क्वेश्चनेबल हो जाते हैं हमेशा? वो पता है क्यों? क्योंकि ये विषय भी हमें दिखाई नहीं देता, और जो हमें दिखाई नहीं देता उसके लिए हम हमेशा क्वेश्चनेबल रहते हैं। कुछ बुरा नहीं है अगर हम कहते हैं छोटी कन्याओं को ये बांटे, तो इसमें क्या बुरा है? हाँ, लेकिन इसको ज़्यादा कमर्शलाइज्ड वे में यूज़ ना किया जाए। हम जब कभी भी किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एक हमारी मॉरल ड्यूटी है अपने एक्सपीरियंसेस को एस्ट्रोलॉजर को बताएं। अगर आप खुल के किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं कि मेरा समय इस तारीख के बाद, क्योंकि अलग अलग होरोस्कोप के ऊपर क्या होता है, कईयों के ऊपर दशा फल देती है, कईयों के ऊपर गोचर का फल रहता है। इतने सारे रूल्स और इतने सारे टूल्स हैं, हम लोग उसे कभी पूरी तरह से देख ही नहीं पाते, हम लोग पढ़ ही नहीं पाते। इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ वीडियोस में सिर्फ आपको इतना ही समझाऊंगा कि एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस वर्क कैसे करती हैं। एकेडमिकली तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ज़्यादा गुड़ना ज़रूरी है हमारे लिए। बिल्कुल किसी भी मतलब वहम में ना जाएं। तो जो लोग हमें कई बार कहते हैं, शायद उन लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा थोड़े महीनों पहले, तो एक लेडी मुझे आके कहती, मेरा डिस्प्यूट चल रहा है मेरे इन लॉज के साथ, तो क्या होगा, मुझे वो घर बुलाएंगे? तो मैंने कहा कि बुलाना तो दूर की बात है, आपका अपना घर है, आप चले जाएं खुद ही। लेकिन वो कह रही थी नहीं। मैंने कहा उन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया? कहते नहीं, कुछ नहीं किया। मैंने कहा आपको डांटा मारा पीटा? कहते कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा फिर आप क्यों नहीं जा रहे? कहते उन्होंने मुझे कॉल्स नहीं की। मैं कि एक भी कॉल नहीं की? कहते की थी स्टार्टिंग में, अब नहीं कर रहे। तो दैट मीन्स ये लॉजिक ही नहीं है कोई। हम एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करने की बजाय क्यों ना अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा झुक के चले जाएं वहाँ पे। हमारी ईगो हमारे आड़े आ जाती है, जो कि सन के नेगेटिव ट्रेट्स हैं। तो हमें क्या करना होता है कि हमें हमेशा से ही उस प्लैनेट के पॉजिटिव ट्रेट्स को अपना लेना है, और इसको हम बिना किसी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के भी कर सकते हैं, और बहुत इजी वे में कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना। जब हमारा सन खराब है, आपको सरकार की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, अपने पिताजी के साथ साथ हर सामाजिक तौर पर हर पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें सरकार की चोरी के साथ साथ सरकार को बेनिफिट देना चाहिए, उसको पूरा टैक्स देना चाहिए। हमें सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए, हमें पंचुअल होना चाहिए, जिससे हमारा सन ठीक हो जाएगा। अगर मून हमारा सही नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना। हमें कि कोई भी मदरली फिगर लेडी चाहे एक, उसकी सेवा भाव रखें, उसके साथ सिंपली तौर के ऊपर सिंपैथी रखना, हमदर्दी रखना, सच्ची वली, वो हमारा चंद्रमा का उपाय हो जाता है। मंगल, अगर हम कुछ भी पक्के इरादे, मंगल तो हमारे सारे डिफेक्ट ही खत्म कर देता है। अगर हम मंगल को पॉजिटिव वे में यूज करें तो मुझे तो लगता ही नहीं हमारा टेवा किसी भी तरीके से वीक हो सकता है। मैंने इन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज किया। शायद मुझे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा कभी कभी कि सर रेमेडियल तौर पर कई बार ऐसा भेज देते हैं कि रेमेडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, मैं रेमेडीज़ देता हूँ, लेकिन एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब आपको ये पता लगता है ना कि ये उपाय करने के बाद मेरा काम चले जाएगा, तो आप और तेज़ी से काम पे जाते हो, और जल्दी भागते हो, फ़ोन करते हो, कॉल्स करते हो फटाफट कि अब काम चलने वाला है, अब तो पंडित जी ने कह दिया। जबकि अगर वो रेमेडी करने की बजाय आप वैसे ही अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा देंगे तो रिजल्ट्स वैसे ही बहुत अच्छे आ जाएंगे। हमारी एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में किसी प्लैनेट्स को अच्छा या बुरा समझने के लिए ढेरों रूट्स हैं। हम अगर उसमें उलझने की बजाय अपने अंदर झाँक के देखें कि मेरे अंदर मेरी सोच कैसी है, मैं धर्म के रास्ते पे कितना कुछ चल रहा हूँ। अगर किसी इंसान को हर धर्म को बुरा कहने की आदत है तो उसका जुपिटर कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर किसी के अंदर ईगो है तो उसका सन अच्छा नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना होता है, हम इन सारी चीज़ों में जाएंगे, समझेंगे एकेडमिकली, लेकिन उससे पहले आप सभी को प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट्स छोटी नहीं है, ये रूट्स कम नहीं है, बहुत बड़ा विषय है अपने आप में। शायद कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स हिम्मत हार जाते हैं कि हम इतनी सारी रूट्स को कैसे चेक कर पाएंगे। हमें इतना ज़्यादा चेक नहीं करना होता, हमें उस रूट को समझना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। चाहे आप उसे अपनी बातों के द्वारा काउंसलिंग करके ठीक करें, चाहे रेमेडियल पार्ट पे करें, चाहे उसको चैंटिंग करवाएं,
लेकिन सभी चीज़ों में काम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही करेगा। हमें पूरी तरह से प्रिपेयर होना है। हम ये सेशंस करते रहेंगे, समझते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा आप सभी को अवेयर करते रहेंगे, ताकि आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले आपके अंदर क्वेरीज होनी चाहिए। आप उसको समझने की कोशिश करें कि क्या हम ये सही कर रहे हैं। कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ज़रूरत है सामाजिक तौर के ऊपर अवेयरनेस की, जो हम समय समय पर ज़रूर करते रहेंगे। कोई क्वेश्चन है आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं फ्री हूँ। मैं किसी स्क्रिप्ट को लेकर नहीं बात कर रहा, मैं जनरल समझ रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेरी आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें, तो वो मैसेज पढ़ के मैं उसका आंसर दूंगा कि क्यों यहाँ आकर ऐसे हो जाता है या क्यों हम ऐसे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ज्ञान बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे लोगों के पास एक बहुत बड़े होरो बैंक्स रहते हैं। हमारे लोगों के पास अलग अलग लोग आते हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, हज़ारों एक्सपीरियंसेस उन लोगों ने शेयर किए हैं। तो उससे हमें ये जज हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये रूट यहाँ पर जाके प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर कोई भी क्वेरी है आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। किसी प्लैनेट को अच्छा या बुरा जानने के लिए, ये कैसा वर्क कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस किसी को डराने के लिए नहीं है, अवेयर करने के लिए है। एक अच्छी भूमिका रह सकती है इस विषय की अगर हम इसको पढ़ें भी और समझे भी। तो अभी नेक्स्ट टाइम आज आपने यही देखा कि किस प्रकार हम किस प्रकार विदाउट एनी रेमेडी किए या विदाउट किसी भी चीज़ को फोकस किए हम अपने आप ही अपने प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं। चाहे हम उसको अपने अंदर से करें, चाहे हम उसको सामाजिक तौर के ऊपर करें, चाहे हम उसको अपनी आदतों के अंदर करें। किस लॉर्ड की पूजा करनी चाहिए? देखिए, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम किसी लॉर्ड को चूज़ नहीं करते, लॉर्ड हमें चूज़ करता है। हम जब कोई भी काम करते हैं, किसी चीज़ को पसंद या नापसंद करने का कोई रीज़न नहीं होता। अगर आपको जो लॉर्ड अच्छा लगता है, आपको अगर प्यार आ रहा है उस भगवान से, कोई भी लॉर्ड है, इसका कोई रीज़न ही नहीं है। आप कीजिए। आपको गॉडेस दुर्गा अच्छी लगती है तो उसे ध्याइए, लॉर्ड कृष्ण अच्छे लगते हैं ध्याइए, लेकिन ट्रुथ होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ में, उसके अंदर ओरिजिनलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप दिल से पूजा करेंगे उसमें कोई लॉजिक ही नहीं रह जाता। उसमें तो प्यार में तो आई लव यू में आई और यू तो है ही नहीं है ना, अकेला लव ही लव है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता किसी गॉड गॉडेस को प्यार करने के लिए, ध्याने के लिए हमें ये सोचना होता है या किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ पूजना होता है। हम अपने बच्चे को प्यार करने के लिए कभी सोचते हैं इसे किया जाए कि ना किया जाए? हम सारी हदों को तोड़ के उसे हक करने की कोशिश करते हैं। हम उसके पास भी ना जा पाए, हमें उसको देख के ही अंदर से कुछ होता रहता है। तो अगर हम अपने बच्चे को प्यार करने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछने तो नहीं जाते, तो भगवान के लिए, इतनी बड़ी शक्ति के लिए क्यों पूछना हमें? तो कुंडली में जो भी प्लैनेट प्लेसमेंट है प्लैनेट की, वो तो अपने कर्मा पे डिपेंड है। तो जैसे हम अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, देखिए अगर हमें अपने कर्मों के आधार के ऊपर हमें ये प्लैनेटरी पोजीशन मिली है, तो क्यों ना हम कर्मों के आधार पर ठीक भी कर दें। तो हम क्या करेंगे, जो प्लैनेट हमारा खराब है उसकी विषय वस्तु, चाहे उसका जानवर है, चाहे उसका रिश्तेदार है, चाहे कुछ भी है, तो हम उसको अपनाएंगे। चाहे उसका पेट भरें, चाहे उसकी चैंटिंग करें, चाहे कुछ भी करें। हमारे लिए अगर हम ये मानते हैं कि कर्मों के आधार पर हमें ये फल मिला है, तो कर्मों के आधार पर ही उसे ठीक किया जाएगा। हम कई बार पढ़ते हैं कि मेडिसिन, जिस चीज़ की मेडिसिन है, जिस चीज़ की एलर्जी की मेडिसिन होती है, उसी आर्टिकल से बनती है। शायद पॉइजन की दवाई, पॉइजन उतारने की दवाई पॉइजन से बनती है। तो अगर कर्मों के आधार पर खराब है तो कर्मों के आधार पर ही हम लोग ठीक करेंगे। इसके लिए बाकी सारी चीज़ें हमें करने की नीड ही नहीं है। तो इसीलिए कुंडली में जो भी प्लैनेटरी पोजीशन है, हमारे लिए हर प्लैनेट का एक एनिमल होता है, एक प्लैनेट का रिश्ता होता है, एक प्लैनेट की तासीर हमारे अंदर होती है। तो हमें उसको पॉजिटिव वे में अपना लेना है। अगर नेगेटिव वे में अपना लेंगे तो प्लैनेट और ख़राब हो जाएगा। और मुझे कभी नहीं लगा कि किसी का पेट भरना कोई नेगेटिव ट्रेट होगा किसी भी चीज़ का। एज पर एस्ट्रोलॉजी 5th लॉर्ड जो है, हाँ लिखा है सर ने कि 5th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो हमारा ईस्ट होता है।
हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, अकेडमिकली ऐसा सही है। तो हमारा हर जो प्लैनेट है उसका कोई ना कोई गॉड होता है, उस गॉड की हम उपासना कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 5th लॉर्ड के साथ साथ हमारा जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है उसके लॉर्ड की भी उपासना हमारे लिए बहुत फलीभूत होती है जी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछिए, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। यस ज्योति मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड है, क्योंकि हमें हर ग्रह का अच्छा या बुरा फल हमारी सोच के द्वारा मिलता है। जब हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है, हमारी सोच अच्छी हो जाती है, और हमारी सोच को कौन रिप्रेजेंट करता है? राहु रिप्रेजेंट करता है। और अच्छा बुरा फल हमें राहु के थ्रू मिलता है, क्योंकि राहु जो है ये षड्यंत्र है, राहु जो है ये भ्रम है, हमें भ्रम हो जाता है, हम फोकस्ड नहीं रह पाते। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ अगर आपको चंद्रमा को जल चढ़ा के मज़ा आ रहा है, जल चढ़ाएं। अदरवाइज़ अगर आपको किसी अच्छी मूवी के सॉन्ग सुन के आप रिलैक्स फील कर रहे हो, तो उस सॉन्ग को सुनना भी एक रेमेडी है, आप सुन लीजिए। एक ही बात है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अपने माइंड को डिवर्सिफाई करना है। तो अगर हम सोच को अच्छा कर रहे हैं, राहु ठीक हो गया, तो हमें किसी भी प्लैनेट के बुरे फल कभी मिल ही नहीं सकते हैं जी। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आपने खूब शेयर भी किया होगा। लास्ट टाइम सभी ने बहुत शेयर किया, बहुत प्यार मिला, बहुत कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर बस एक चीज़ का ही हमें ध्यान रखना होता है, ना रेमेडीज़ बुरी हैं, ना ये साइंस बुरी है, ये सिर्फ भ्रम है, और ये जो भ्रम है, भ्रम ही राहु है। हमें ये 9 के 9 प्लैनेट्स के पॉजिटिव ट्रेड्स को अपनाना है, चाहे आप उनके गॉड गॉडेस को अपनाएं। आप प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। समटाइम हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आता, बाद में करें, समझें। पिछली बार जैसे हमने हाउसेस के बारे में मोटा मोटा किया था, तो इस बार हमने आज प्लैनेट्स के बारे में मोटा मोटा समझा है। सर इरादे को कैसे मजबूत करें? मिरर के आगे जाएं, एक कॉपी लगाएं, बार बार लिखें अपने इरादे को, क्योंकि हमारी जो वेन्स हैं, वेन्स की एंडिंग हमारी टिप्स पे होती है, और हमारे जो फिंगर टिप्स हैं ये राहु को सिग्निफाई करते हैं। हम किसी भी चीज़ को पकड़ कर जब करते हैं तो हमारे ब्रेन से लिंक हो जाती है। आप उसको लिखना शुरू कर दें, लिखें, अपने आप से बातें करें, खुद बात करें। इसलिए क्योंकि जब आप अपने आप से बात करेंगे ना, तो शायद आपको अपने से बड़ा कोई मित्र ही नहीं मिलता। हमें ठान लें कि ये करना ही करना है। और ये हम ठानते कैसे हैं? जब हम प्रॉफिट या लॉस की चिंता नहीं करते। तो बस जब कुछ करना है उसमें प्रॉफिट लॉस की चिंता मत करें। अगर हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, ये मत सोचें ये कब आएगी, कब हम अर्न करेंगे, कब नेम फेम होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इरादा पक्का करना है कि हमें इसे सीखना है। ये हमें आएगी कि नहीं आएगी। हम खाना खाने के लिए इरादा पक्का करते हैं ना, हम तो सोचते नहीं है अंदर जाके क्या करेगा, हम तो सोचते नहीं इससे भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी, लेकिन हमारा इरादा पक्का होता है कि खाना ही खाना है, खाओ फिर देखा जाएगा क्या होगा। इसी प्रकार वो जो खाना है, वो जो ज्ञान है, उसको खा लें एक बार, अब वो हजम होगा कि वॉमिट आएगी वो हमारे हाथ में नहीं है। तो प्रॉफिट लॉस की चिंता ना करें तो इरादा पक्का हो जाता है। हमारा इरादा सिर्फ तभी नहीं पक्का होता जब हम प्रॉफिट लॉस के बारे में जाते हैं। सर उपाय किस ग्रह का करें, महादशा या अंतर्दशा का, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है? अनूप जी, उपाय हमें प्रॉब्लम का करना होता है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उपाय नहीं करना हमें। तो क्लाइंट को आप प्रॉब्लम पूछिए, दशा कोई भी चल रही हो, क्योंकि हर आर्टिकल किसी ना किसी प्लैनेट को सिग्निफाई करता है। और दूसरा, हर राशि किसी न किसी तत्वों को करती है। तो आप उस प्रॉब्लम की रेमेडी कीजिए, लेकिन कोशिश करिए जिस तत्व में वो प्लैनेट बैठा है, अगर वो अग्नि तत्व में है तो आग के द्वारा होगा, जल तत्व में है वही सरसों के तेल के द्वारा होगा जिसमें लिक्विडिटी रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि हर प्लैनेट के अपने अपने ट्रेड्स होते हैं। तो टेवे को देखकर तो करवाने ही होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को देखकर करवाएं। अगर टेवे में कोई प्रॉब्लम है, जब तक को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उपाय मत करवाएं, हमें नीड ही नहीं है। सर अगर लग्न शनि 8th हाउस में हो राहु के साथ, तो सर देखिए जब कोई प्लैनेट किसी घर में होता है तो देखिए अब लग्न जो है, लग्न हम है, 8वां घर क्या है, हमारा सीक्रेट है, शनि क्या है, अंधेरे का कारक है। तो जातक सीक्रेटिव होगा, ऑकल्ट साइंसेज में जाएगा, डीप साइंसेज में जाएगा। अगर वो इन साइंसेज में नहीं जाएगा तो उसके मन में हिडन फियर रहेगा। तो हमें क्या करना है, उसको हिडन फियर देने की बजाय
ऑकल्टिज्म में जरूरी नहीं वो जाए, वो स्पाइंग एजेंसी भी ले लेगा ना, जासूसी का काम कर लेगा, वो भी उसका है। अगर कुछ भी ना करे, अध्यात्म में चला जाए, सीक्रेटिव काम करें। सर मैं हर रोज 9 प्लैनेट्स का जाप करती हूँ, इज इट ओके? यस मैम। जाप, स्पीच, दूसरा घर, तो आपका दूसरा घर स्ट्रांग हो रहा है। दूसरे घर से हमारी पैसा आता है, हमारी स्पीच आती है, तो आप चैंटिंग कर रहे हैं तो सेकंड हाउस एक्टिव हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई किसी तरह का लॉस नहीं है। विनोद कोठारी जी का क्वेश्चन है, छोटी उम्र में पिता की मृत्यु क्या पत्रिका से पहले ही पता चलता है या फिर सूर्य को जल चढ़ाना? सूर्य को सर जल चढ़ाने से अगर किसी के पिताजी की मृत्यु तो नहीं रुकती। और दूसरी सबसे बड़ी बात है सर, मृत्यु का अगर पता लग जाए फिर तो सब कुछ ही खत्म हो जाए दुनिया में। मेरी अपनी धारणा है कि हम मृत्यु के बारे में नहीं पता लगा सकते, शायद हम थोड़ा सा क्लोज पहुंच जाते हैं। उम्र एवरेज होगी, बहुत लंबी होगी, बड़ी छोटी होगी इन चीज़ों के, तो अगर शायद मृत्यु का पहले ही पता लग जाता तो हमारे इतने ग्रंथों में महाभारत रामायण हुई, अगर उनको नहीं पता लग पाया कि हमारी कल डेथ होने वाली है तो वो युद्ध ही ना लड़ने जाते। तो शायद मुझे कहीं ना कहीं ये रेलेवेंस नहीं लगती कि हम मृत्यु को लेकर किसी तरह की भविष्यवाणी करें, क्योंकि मृत्यु सिर्फ एक बच्चे के पिता की नहीं, वो किसी के भाई की, किसी के पति की, किसी के बेटे की है। तो हम एक बच्चे के टेवे में ये कह दें पिता का सुख कम होगा, ये जजमेंट की जा सकती है। वो सुख किसी भी वे में कम हो सकता है, चाहे वो पिता से दूर रहे बच्चा, चाहे वो बच्चा फॉरेन सेटल्ड हो जाए, ये चीज़ है। तो डेथ के लिए तो ये पॉइंट रेलेवेंट नहीं है। 8th हाउस में मून कैसा होता है 1 नंबर राशि के साथ, प्लीज़ बताएं सर। देखिए जी, मून हमारे मन का कारक है, तो 8वां घर किस चीज़ का घर होता है? 8वां घर सीक्रेटिव साइंसेस का घर होता है। तो बंदे का मन रिसर्च में लगा रहता है, तो जिसका मन रिसर्च में लगा रहता है तो ऐसे जातकों को रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी में जाना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो टीचर हो। रिसर्च तो एक मोहल्ले की लेडी भी कर देती है इधर उधर की चुगलियाँ करके। अगर वो नई रिसर्च में जाएगी तो मोहल्ले में वो होगी, लड़ाई भी वही करवाएगी, सुलह भी वही करवाएगी। तो अगर वो अच्छा होगा, समझ आ जाएगा, तो फिर हम उसको रिसर्च में डाल देंगे। तो हमें डायरेक्शंस देनी है, रिसर्च तो किसी भी वे में होगी, मोहल्ले वाली होगी कि एजुकेशन वाली होगी, ये तो धीरे धीरे पता लगेगा। टेवे में जो ग्रह दोष है क्या वो घर के वास्तु में भी झलकता है? देखिए सर, चाहे ये वास्तु है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज है, चाहे कुछ भी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे तत्वास पे डिपेंड करती हैं। जिस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल तत्व का बैलेंस्ड होना ज़रूरी है, उसी प्रकार हमारे घर में, हमारे प्लैनेट्स में, हमारी बॉडी में और हमारी अर्थ के ऊपर ये हमें एनर्जीज बैलेंस्ड करनी होती हैं। अगर जल ज़्यादा हो जाएगा तो इमोशंस ज़्यादा हो जाएंगे, आग ज़्यादा हो जाएगी तो अग्रेसिवनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें उन एनर्जीज को चैनलाइज्ड करना, बैलेंस्ड करना, वो ठीक कर देता है, क्योंकि हर एनर्जी किसी एनर्जी को बनाती है, कोई एनर्जी किसी एनर्जी को खराब करती है। और चाहे ऑकल्ट साइंस हो, मून इन इट, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये मून अच्छी साइन में है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिवली कहा। कोई प्लैनेट किसी भी जगह पे नेगेटिव, पॉजिटिव और अच्छा हो सके। 8th हाउस में मून और राहु काइंडली सजा। देखिए, मून क्या है? हमारा मन है, राहु क्या है? हमारा वहम है, और 8वां घर क्या है? हमारा सीक्रेट है। जातक के मन में किसी न किसी तरीके का सीक्रेटिव फियर रहता है, डर रहता है, कोई भी ऑब्सेशन हो सकती है, कोई हिडन फियर हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, मन में कोई वहम हो सकता है, चाहे वो बच्चों के लेकर हो, कईयों को डर होता है बच्चे स्कूल में है चोट ना लग जाए, छोटा छोटा, कईयों को बार बार हाथ धोने का होता है। तो कहीं ना कहीं ये छोटा सा हिडन फियर रहता है। अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। 5th हाउस में मंगल एंड 6th हाउस में सन, बुध, कौन सी राशि? बृहस्पति राशि, शुक्र में 8 नंबर, 4 ही राशि। देखिए जी, यहाँ पर जो इतना लंबा कॉम्बिनेशन है मैं उसको एक बार फोकस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये लग्न पे डिपेंड करता है, और लग्न लॉर्ड कहाँ बैठा है, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस का मैं आंसर दे सकता हूँ। मेडिटेशन करने से कौन सा ग्रह स्ट्रांग हो जाता है? मेडिटेशन करने से राहु केतु स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो मेडिटेशन करने से राहु ठीक हो जाते हैं, और राहु ठीक करने से सोच ठीक हो जाती है। 8th हाउस में मरकरी एंड सन, प्लीज सजेस्ट। देखिए, मरकरी हमारी जिंदगी का क्या है? हमारा डिसीजन है। सन हमारी जिंदगी का क्या है? सन हम खुद हैं। तो ऐसे जातक सीक्रेटिव डिसीजन लेते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत बार वो रिवील हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि हमें कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले वो लग्न और वो वर्गेश मतलब जिस वर्ग चार्ट को वो लिंक करता है उसको देखने की नीड होती है।
जुपिटर इन 12th हाउस इन कैप्रिकॉर्न साइन। देखिए जुपिटर की जनरली प्लेसमेंट अगर 12वें घर में देखा जाए, यहाँ डायरेक्शनली अच्छा होता है। ऐसे जातकों को कभी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। मेडिटेशन करना ऐसे जातकों का खास करके एक बहुत शौक रहता है, और एक नज़दीकी फ्रेंड ऐसा होता है जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल और धार्मिक होता है, तो धार्मिक होना इनके लिए बहुत अच्छी बात होती है। क्या मंगलीक को नॉन मंगलीक से शादी करनी चाहिए? देखिए मंगलीक हमारी एनर्जी है, तो मंगलीक जितना हम मंगलीक को चेक करने पे जोर देते हैं, तो उनके ब्लड ग्रुप को चेक करने के ऊपर भी ज़रूर जोर देना चाहिए, क्योंकि मंगल हमारा ब्लड है। तो शायद पुराने ज़माने में इतनी लेबॉर्ट्रीज नहीं होती होंगी, तो मंगलीक को टेवे में चेक किया जाता था। तो ज़रूर एनर्जी लेवल हमारा इम्बैलेंस्ड हो जाता है। तो अगर आपका पेशेंस लेवल ज़्यादा है तो मंगलीक का कोई इतना इशू नहीं, लेकिन लाइफ थ्रेट को लेकर थोड़ा क्वेश्चनेबल है कि जो मंगलीक नहीं होता या होता है उसकी डेथ दुथ हो जाती है। ऐसी चीज़ें शायद कहीं देखने को मिली होंगी, लेकिन इसको मुझे नहीं लगता कि किसी जातक की डेथ को किसी के मंगलीक के साथ कंपेयर किया जाता है। पास्ट लाइफ बर्थ कुंडली से पता चलता है। देखिए अगर मान लीजिए मैं कहूँ पता लगता है, तो हम इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे, हम जज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम कहें कि आपकी पास्ट लाइफ में ऐसा था, तो ऐसा हो नहीं पाता। जनरली क्या होता है कि हम लोग उसको चेक करते हैं, लेकिन अगर मैं बता दूं कि पिछले जन्म में ऐसे हुआ था, तो हमारे पास तो किसी का नंबर है नहीं कि हम उसको पूछे कि वाकई में ऐसा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी क्वेश्चनेबल रहती हैं, तो इन चीज़ों को ज़्यादा हमें डाल लानी चाहिए। ठीक है जी। चंद्र लग्न कुंडली में सन मरकरी एंड बुध 8 में हो तो क्या होगा? चंद्र लगन में देखिए जो सूर्य है वो दूसरे घर का लॉर्ड है, वो मनी वाले घर का लॉर्ड है, तीसरे घर का लॉर्ड है, तो मनी अकमुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। सर सन इन 8th हाउस, देखिए जी सन इन 8th हाउस, लग्न कौन सा है? थोड़ा सा कोशिश करें अगर लग्न साथ लिख दिया जाए, लेकिन मैं बार बार कहूंगा ये प्रोस्पेक्टिव है। इन चीज़ों को लेकर कोई डायरेक्शन मत लें, कोई प्रोफेशन को चूज मत करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव है। वीनस इज इन 7th हाउस, देखो वीनस को भी यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। अगर ये पॉजिटिवली प्लेस्ड होगा तो जो स्पाउस है वो बहुत सुंदर होगा, बहुत एंटरटेनिंग होगा। अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो दिस इंडिकेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है, पॉजिटिवली है तो स्पाउस बहुत अच्छा होता है, बहुत लविंग होता है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। सर डेट ऑफ बर्थ आप सभी भेज रहे हैं, लेकिन ये हमारा सेशन रेमेडीज़ का नहीं है, थोड़ा सा लर्न करने का है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें अब मैं टाइमिंग से तो जज नहीं कर पाऊँगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने प्लैनेट्स के बारे में की, अब हम प्लैनेट्स को राशियों के साथ कैसे लिंक करेंगे, नेक्स्ट सेशन हमारा वो होगा, और वहाँ पर हम जाएंगे। नितिन जी ने क्वेश्चन किया है, राहु इन 5th हाउस फॉर कैप्रिकॉर्न राइजिंग। देखिए आप मुझे जो क्वेरीज हैं अब व्हाट्सएप करें, इसके बाद इस पे करें, पेज पे करें, तो मैं जैसे ही फ्री होऊंगा करूँगा। और आप कोशिश करें वीडियो को शेयर करें। लास्ट टाइम जैसे वीडियो को बहुत 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 प्यार दिया। रिक्वेस्ट है स्टडी रिलेटेड पूछें, पर्सनल नहीं। यस यस यस, विनोद कोठारी जी ने ये सही कहा कि हमारा मोटिव कुछ और है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस हम अलग से करेंगे, वो एक सेशन रखेंगे। जब कभी भी मैं बीच में फ्री होऊंगा तो हम हॉरोस्कोप्स देखा करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सो होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी होगी तो हम उसको मैसेज करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको करने की। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।